हम पढ़ रहे थे 16 महाजनपदों का उदय। क्या हुआ? लोहे की खोज ने अतिरिक्त उत्पादन की वजह से कर हुआ और कर से राज्य बना और राज्य से राजा, और इस तरीके से 16 राज्यों का उदय हो गया। और इस तरीके से 16 जो नए राज्य उदय हुए उसमें केवल मगध ही उत्कर्ष कर पाया। मगध उत्कर्ष कर पाया क्योंकि यहाँ इसके मगध के उत्कर्ष होने के पीछे रीजन क्या था? मगध का उत्कर्ष होने के पीछे रीजन ये था कि यहाँ का जो शासक था वो वाकई में शक्तिशाली शासक था। शासक कैसा था? शक्तिशाली। और दूसरी खास बात क्या थी? इसकी जो राजधानी थी वो पर्वतों और नदियों से घिरी हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत आसानी से उपलब्ध थे। हाथी उपलब्ध थी जो और लकड़ियाँ उपलब्ध थी जो कि आक्रमण में बहुत ज़्यादा जरूरी होती थी। और इस तरीके से अनेक राज्यों पे ये आक्रमण होते रहा और आक्रमण करके विजयी होते रहे। और इस तरीके से मगध ने धीरे धीरे, मगध के शक्तिशाली राजाओं ने धीरे धीरे सब पे अधिकार किया और मगध का उत्कर्ष हुआ। देखिए सोसाइटी में एक तरफ जहां मगध का उत्कर्ष हो रहा था वहीं पे दो और व्यक्तियों का उदय हुआ, क्योंकि वैदिक काल के उत्तरोत्तर में, वैदिक काल का जब अंत हो रहा था उस टाइम क्या हुआ? सोसाइटी कर्मकांडियों से भर चुका था। सोसाइटी पूरी तरीके से कर्मकांडी हो गई थी। यहाँ के लोग भाग्यवादी हो गए थे। क्या हो गए थे? भाग्यवादी हो गए थे। तो ऐसे में क्या हुआ? दो व्यक्तियों का उदय हुआ जिसमें एक का नाम था गौतम बुद्ध और दूसरे का नाम था महावीर स्वामी। और इन्हीं के नेतृत्व में दो नए धर्मों का उदय हुआ। गौतम बुद्ध के नेतृत्व में कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। और महावीर स्वामी के नेतृत्व में जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने कर्मकांड की जगह कर्मवाद पे बल दिया और जो बस बली चल रही थी उन सब की निंदा की और सोसाइटी में जो छुआछूत और नीच की भावना थी उनसे इनको ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो हम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, अभी ओवरव्यू है तो देखते हैं किस तरीके से मगध का उत्कर्ष में सबसे पहला जो वंश हुआ, जो सबसे पहला राजा था वो थे हर्यक वंश। सबसे पहला वंश हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार के बाद इसका लड़का हुआ अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस तरीके से अजातशत्रु के बाद, हर्यक वंश के बाद आया यहाँ पे नागवंश। हुआ क्या? अजातशत्रु के बाद इसका लड़का हुआ उदयन, और उदयन शासक हुआ। उदयन के बाद ये नागवंश, और नागवंश का संस्थापक हुआ शिशुनाग। कौन हुआ? शिशुनाग। नागवंश भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। नागवंश के बाद आया नंदवंश। और नंदवंश के संस्थापक थे महापद्म नंद के बाद इसका जो शासक हुआ वो हुआ घननंद। और घननंद ने एक बार एक विद्वत परिषद का आयोजन किया जिसमें सारे विद्वानों को बुलाया। और इसी घनानंद के टाइम में इन्होंने एक आदमी को नहीं बुलाया था जो उस समय सबसे विद्वान आदमी था, वो थे चाणक्य। और चाणक्य इन्हीं के आसपास रहते थे और चाणक्य उस समय घर आए हुए थे और विद्युत परिषद में बिना बुलाए चले आए। घनानंद ने इनकी बेइज्जती कर दिया और चाणक्य यहाँ से नाराज हो गए। और ये नाराज होकर जब आगे बढ़े तो इनको एक लड़का मिला और इसी लड़के को ले जाके अपने, ये पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, इन्होंने इस लड़के को ले जाके ज्ञान दिया और इसी लड़के से फिर नंद वंश पे आक्रमण कराया। और यही लड़का आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके नए वंश का उदय किया, जिसको हम इतिहास में मौर्य वंश के रूप में जानते हैं। तो आगे कौन सा वंश आएगा? मौर्य वंश। तो हम लोग अब पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी क्रम में आए बिंदुसार। इनका लड़का था बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद अशोक महान। और इसी अशोक के बाद धीरे धीरे इस राज्य में कोई योग्य उत्तराधिकारी इनका नहीं हुआ और आगे चल के इसी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने नए वंश की स्थापना किया, जिसको हम शुंग वंश के रूप में जानते हैं। शुंग वंश।
इस शुंग वंश के बाद आया कंड वंश, जिसका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, और कंड वंश के बाद आया सातवाहन वंश। और इस सातवाहन वंश भारत में लंबे समय तक शासन किया। सातवाहन वंश के बाद तो क्या हुआ, धीरे धीरे कई भागों में ये टूट गया। इस समय बाहरी आक्रमण भी बहुत हो रहे थे। सबसे पहले बाहरी आक्रमण ईरानियों ने किया, उसके बाद फिर यूनानियों ने, और उसके बाद शक और कुषाण ने भारत पर आक्रमण किया। सातवाहन के बाद जो अगला वंश आया, जो भारत में एक अस्थायी राज्य करने में सफल हुआ, वो था कुषाण वंश। और कुषाण के बाद आए गुप्त वंश। और गुप्त वंश ने कई सौ सालों तक राज किया और भारत में एक अस्थायी शासन व्यवस्था बनाए रखा। लेकिन कुछ समय बाद गुप्त में कोई ज़्यादा योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहा, तो भारत में फिर कई भागों में टूट गया और कई छोटे छोटे राज्य हुए। और इसी क्रम में जो सबसे योग्य व्यक्ति हुआ, वो एक थानेश्वर में पुष्पभूत थे, जिन्हीं का लड़का आगे चल के हर्ष के नाम से विख्यात हुआ, और हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बना के राज किया। इसके बाद ये 6th सेंचुरी की बात है, 6th सेंचुरी में हर्ष ने यहाँ पे शासन किया। और उसके बाद भारत में देखिए भारत की स्थिति क्या है। भारत के बगल में यहाँ अरब है, और 6th सेंचुरी BC में अरब में इस्लाम का उदय हो रहा है, और 6th सेंचुरी BC में जो इस्लाम का उदय हो रहा है, भारत में कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो पूरे भारत पे राज करे। भारत कई छोटे छोटे भागों में कई अनेक राजाओं के नियंत्रण में छोटे छोटे राज्य उदय हो रहे हैं, और भारत में राजपूतों का काल चल रहा है, और वहीं अरब में इस्लाम का उदय हो रहा है। तो हम इस्लाम के बारे में भी आगे डिटेल पढ़ेंगे, राजपूतों के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन 6th सेंचुरी BC में जब इस्लाम का उदय हुआ, तो अरबों का आक्रमण 7th सेंचुरी BC में शुरू हो गया। और ये लोग सफल कब हुए? सबसे पहली सफलता अरबों को भारत के आक्रमण में मिला 7th सेंचुरी BC में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत का मतलब अरबों का भारत पे आक्रमण हुआ और इनको सफलता मिला। इसी क्रम में उस समय भारत में राजपूतों का राज था। इसी क्रम में क्या हुआ, यहाँ की संस्कृति यहाँ लाई गई और अरब की संस्कृति भारत में लाई गई। लेकिन क्या हुआ, पूरी तरीके से इस्लाम में प्रवेश करने की बात नहीं की गई। आगे हुआ इसी क्रम में 1000 BC में मोहम्मद गजनवी नामक व्यक्ति ने भारत में आक्रमण किया। लेकिन उसकी भी सोच ये नहीं थी कि भारत में हम एक इस्लाम राज्य की स्थापना करें, बल्कि यह पैसा लूटना चाहता था भारत से। यह भारत से पैसा ला के गजनी में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। और इस तरीके से सबसे जो इनकी लड़ाई थी वो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। 1100 BC के बाद मोहम्मद गजनवी के बाद एक लंबे अंतराल के बाद मोहम्मद गोरी ने 1175 से आक्रमण करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया और इन्हीं का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक इनका गुलाम था। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी को अपने राज्य वापस जाते समय यहाँ पे एक जनजात रहती थी, ने मोहम्मद गजनवी को मार दिया। और मोहम्मद गजनवी को मार दिया तो उनका जो सिपह सलार और मेन जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने भारत में एक अस्थायी राज्य की स्थापना करने का कोशिश किया जिसको इतिहास में गुलाम वंश के नाम पे जाना जाता है। और ये पहली मुस्लिम सत्ता थी। तो इतिहास में हमारा शुरू हो जाएगा गुलाम। ये कब से शुरू हुआ? 1206। किसके नेतृत्व में? कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए इसका लड़का आराम शाह भी दिल्ली की मतलब ये गुलाम वंश को संभाला, लेकिन वो आगे कुछ कर नहीं पाया। और इसी का दामाद था इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली से राज्य करना शुरू किया। लाहौर की राजधानी को दिल्ली यही सिक्का चलाया, इसलिए ये दिल्ली का वास्तविक सुल्तान
संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश के बाद इसके क्रम में कई लोग आए जिसमें जो ज़्यादा उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, लेकिन इसकी बिटिया थी रजिया बेगम, और रजिया बेगम पहली महिला सुल्तान हुई। रजिया बेगम दिल्ली से शासन करने वाली पहली महिला सुल्तान। इसी क्रम में और लोग आए, नसरुद्दीन महमूद हुए, लेकिन वो योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुए। आगे चल के जो सबसे योग्य उत्तराधिकारी हुआ वो बलबन ने क्या हुआ, रक्त और लौ की नीति अपनाई और शासन व्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास किया। बलबन के बाद भी कोई ज़्यादा योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुए। बलबन के पौत्र की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने एक खिलजी वंश की स्थापना किया और खिलजी वंश आया 1290 में, और यह इतिहास का सबसे छोटा राजवंश है जिसने सिर्फ 30 साल शासन किया, 1290 से लेकर 1320 तक। कौन? खिलजी वंश का संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश सबसे पहले आया एक मुस्लिम में। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से लेके 1290 तक। 1290 से लेके 1320 तक कौन सा वंश? खिलजी वंश। इसमें कौन कौन आए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और फिर आए मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद इस शासन का अंत हो गया। खुसरो शाह आए अध्यक्ष, लेकिन खुसरो शाह की हत्या करके एक गयासुद्दीन तुगलक नामक एक व्यक्ति थे। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया और ये खिलजी वंश के अंत के बाद तुगलक वंश का उदय हुआ। तुगलक वंश के क्रम में सबसे पहले आए गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आए यमगेटी मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए फिरोज तुगलक। और इसके बाद तुगलक वंश के जो उत्तराधिकारी हुए वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं हुए। उसके बाद तुगलक वंश का धीरे धीरे अंत हो गया और तुगलक वंश टूट के आगे चल के जो नया वंश हुआ, जिसमें से एक सरकी वंश हुआ, और दूसरा हुआ लोधी वंश। तो सरकी वंश का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा। जो रोल हुआ वो लोधी वंश का हुआ, और लोधी वंश में मुख्यतः 3 शासक हुए। लोधी वंश सबसे पहला जो शासक हुआ वो हुआ बहलोल लोधी। दूसरा हुआ सिकंदर लोधी। यही सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना किया था। और तीसरा हुआ, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। यही इसी इब्राहिम लोधी को मार के पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा दिया। बाबर से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, और यहीं पे पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का और परिणाम क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के इसके मार दिया, और यहीं पे बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश की स्थापना 1532 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद शुरू हुआ। अब आया कौन भारत में? मुगल मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर है। बाबर के बाद इसका लड़का हुमायूं जब राज करने लगा तो उसमें एक और व्यक्ति बहुत प्रभावशाली हो रहा था, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। ये 1526 से लेके 30 तक थे। 30 से 40 तक ये थे। 40 में शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना किया, और 1540 से लेके 1545 तक राज किया, और 5 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह सूर वंश जो था वो 1555 तक चलता रहा। इसके उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर थे। बाद में हुमायूं ने इनके कमज़ोर उत्तराधिकारियों से राज छीन के राज करना शुरू हुआ, लेकिन उसी दौरान इसकी फिर मृत्यु हो गई, और इसके बाद इसका लड़का हुआ जो अकबर के नाम से जाना गया। और अकबर ने पूरे भारत पे को एक बनाने का फिर से प्रयास किया और पूरे सफलतापूर्वक शासन किया। अकबर के बाद इसी क्रम में आया जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद इसके जो मुगल हुए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए। देखिए तो भारत में जहाँ अकबर शासन कर रहा था उसी समय क्या हुआ? विदेशी
व्यापार शुरू हो गया और विदेशी व्यापार शुरू हुआ। यूँ तो सबसे पहले विदेशियों में व्यापार के तौर पे पुर्तगाल आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे और उस समय भारत में सिकंदर लोदी का शासन था। लेकिन अकबर के टाइम में तो व्यापारी आना शुरू हो गया और 1600 ईस्वी से यूरोपीय भारत पूरी तरीके से अंग्रेज, डच, फ्रांस आना शुरू कर दिए। और जहांगीर शाहजहां, जब तक ये लोग योग्य उत्तराधिकारी यहाँ पे थे, तब तक भारत में क्या हुआ, ये जो विदेशी आक्रमण हुए वो ज़्यादा, ये जो व्यापारी थे वो ज़्यादा शासन सत्ता में प्रभाव नहीं दे पाए। लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब के बाद मुगल कमज़ोर हुए तो उन्होंने भारत की राजनीति में भी अपनी घुसपैठ बनाने के लिए शुरू कर दिया। तो इस क्रम में औरंगजेब के बाद जो भी मुगल हुए उसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। और 1600 ईस्वी से क्या हुआ, 1680 से व्यापार पूरी तरीके से बढ़ना शुरू हुआ। और इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आ गए थे 1498 में। 1498 में जब ये पुर्तगाली भारत आए थे तो उस समय भारत में शासन किसका था, सिकंदर लोदी का था। और वास्को डी गामा भारत आया था। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आना शुरू कर दिया, अंग्रेज, और यहाँ पे 1608 में आए। और इस समय जब अंग्रेज आए तो यहाँ पे जहांगीर का शासन था, जहांगीर का शासन था। इसी क्रम में क्या हुआ, डच आए, डेन आए और 1664 ईस्वी में फ्रांस के लोग आए, फ्रांसीसी। इसके बाद क्या हुआ, जब तक यहाँ पे योग्य उत्तराधिकारी थे, जब तक मुगल पावरफुल थे मुगल शासक, तब तक ये लोग केवल व्यापार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये कमजोर हुए और ये भारतीय राजनीति में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करने लग गए। इसी क्रम में हुआ क्या कि भारत में देखिए, जब मुगल कमजोर हो गए, मुगल दिल्ली से शासन कर रहे थे, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कई राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। जैसे पंजाब में रणजीत सिंह के नेतृत्व में, यहाँ पे रणजीत सिंह है। यहाँ पे मराठा शिवाजी के नेतृत्व में, शिवाजी मराठा। यहाँ पे मैसूर, ये हैदर अली के नेतृत्व में। यहाँ हैदराबाद में निजाम का उदय हुआ, हैदराबाद, यहाँ पे निजाम का उदय हुआ। यहाँ पे अवध और यहाँ पे बंगाल का नवाब। इस तरीके से कई राज्यों में छोटा छोटा टूट गया और ऐसा लगने लगा कि अब दिल्ली के शासन मुगल बहुत कमज़ोर हो रहे हैं और मराठा प्रभावशाली होंगे। भारत पे जो शासन करेगा अगला व्यक्ति वो मराठा होगा। लेकिन इसी क्रम में क्या हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और थर्ड वार में मराठा हार गए और मुगल कमज़ोर है, शासन कई भागों में डिवाइड हो चुका है और अंग्रेज अपनी पैठ बनाने में लग गए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले मैसूर को हटाया, यहाँ सबसे पहले बंगाल को अपने कब्जे में लिया। अवध इनके हमेशा सहयोगी रहे, हैदराबाद के निजाम सहयोगी थे। फिर 1799 आते आते मैसूर को हटाया, उसके बाद फिर मराठों पे आक्रमण करके मराठों को जीता, फिर रणजीत सिंह को जीता और लास्ट में आते आते 1857 में एक क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद मुगलों पे भी अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अधिकार कर लिया और इस तरीके से पूरा भारत 1857 आते आते अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। लेकिन जो अंग्रेज के नियंत्रण में पहले था वो अंग्रेज एक कंपनी के तौर पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे आई थी और वो शासन कंपनी के अंतर्गत था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, और इसी तरीके से भारतीय हथेली पे अंग्रेजी दास्तान लिख दी गई, और भारत पूरी तरीके से गुलाम हो गया। अब आगे की जो इतिहास हुए मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम इतिहास में हम पढ़ेंगे आज़ादी की लड़ाई। और इस आज़ादी की लड़ाई में क्या हुआ, क्रांतिकारी आए और नरम दल और गरम दल के लोग आए, लोग आए और फिर आगे चल के गांधी जी आए और गांधी जी के नेतृत्व में पूरा काम शुरू हो गया। तो देखिए हुआ क्या कि 1857 में क्या हुआ, क्रांति हुई। उसके बाद इसी क्रम में 1885 में कांग्रेस का उदय हुआ, कांग्रेस का गठन। अब क्या हुआ, आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मंच मिल गया कि जिसमें हम अपनी कुछ बातों को रख सकेंगे, अपनी कुछ मांगों को ब्रिटिश क्राउन के पास भेज सकेंगे, जिससे हम हमारे लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं बन सकेंगी। 1885 में
जब हुआ तो यहाँ पे नरम दल के लोग थे, ये लोग सोचते थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज करें, वह हमारे लिए अच्छी व्यवस्थाएं दें, वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1907 आते आते लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक जैसे लोग प्रभावशाली हुए और यहाँ कांग्रेस में फूट हो गई और गरम दल का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। 1915 आते आते 1915 में एक व्यक्ति भारत आते हैं जिनका नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी, इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि आप एक साल तक पूरे भारत में घूमिए और वहाँ का माहौल देखिए और उसके बाद आप स्वतंत्रता में भाग लीजिए। और इसी क्रम में हर चीज़ कांग्रेस के थ्रू पास होता रहा और धीरे धीरे कई एक्ट पारित हुए, जिसमें से 1909 का एक्ट था, उसके बाद 1919 का एक्ट आया, उसके बाद फिर कई बैठकें हुई और गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1935 का एक्ट आया। धीरे धीरे संविधान की मांग की बात चलने लगी, संविधान बनाने की बात चलने लगी। नेहरू और गांधी जैसे नेता कांग्रेस से, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जर्मनी, रसिया और सिंगापुर आके एक आर्मी का गठन किए और बहुत सारे क्रांतिकारी विदेश जाके वहाँ से तो हथियार बनाना सीखना और अन्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विदेशी सहायता भी लेके कि भारत की आज़ादी में पूरी तरीके से जुट गए। और इस तरीके से 1947 का दिन आया जो विश्व मानचित्र पे एक और नए देश का उदय हो गया, जिसको हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो यह इतिहास का ओवरव्यू था। अब हम डिटेल कल से नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।